आज हम सेट्स की नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। A set is represented by a capital letter A, B, C up to so on। ये जो हमारे पास कॉमा और ये 3 डॉट्स होते हैं, ये हम इसको ऐसे पढ़ते हैं अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब है कि पीछे जो पैटर्न लिखा जा रहा है उसी तरह उसी पैटर्न से हम आगे चलते जाएंगे। अब जिस तरह ये लिखा हुआ है ए बी सी आगे कॉमा, फिर इसका मतलब है कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कैपिटल, तो फिर आगे हम लिखेंगे डी ई एफ और कहाँ तक लिखेंगे वो आगे आखिर में कॉमा डाल के जेड तक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये आगे लिखते जाएंगे। तो ये एंड सो ऑन के लिए ये यूज़ होता है, यानी जो 3 डॉट्स है, ना 2 डॉट्स और ना 5 डॉट्स या 4, और ये जो है ये सिर्फ 3 डॉट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स नोटेशन में यूज़ होते हैं अप टू सो ऑन के लिए। A set is represented by a capital letter A, B, C अप टू सो ऑन जेड, यानी कि सेट जो है वो कोई भी इंग्लिश का जो ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई भी जो लेटर है ए से लेके जेड तक उससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स, और इसके जो मेंबर्स हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे अब मेंबर्स का नाम दिया गया, नंबर्स का नहीं नाम लिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सेट में नंबर ही लें 1 2 3 4 5 या ऐसे कोई मेंबर किसी और चीज़ का भी सेट हो सकता है, इसलिए हम उसको नंबर्स नहीं कह रहे बल्कि हम उसको मेंबर्स कह रहे हैं। मेंबर्स आर एलिमेंट्स आर रिटन विद इन दीज ब्रेसेस, यानी कि ये जो करली ब्रैकेट है वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो सारे इस करली ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कोमा डाल के लिखे जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेट। अब दो और भी ब्रैकेट्स होती हैं, जिस तरह ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन सेट की जो नोटेशन है या सेट की निशानी क्या है, वो ये करली ब्रैकेट है, वो ये 2 ब्रैकेट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है सेट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि वो मेंबर जो है वो जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे और साथ उसके ये जो करली ब्रैकेट है ये लिखेंगे। करली ब्रैकेट के अलावा सेट को हम डिनोट नहीं कर सकते, नोटेशन नहीं हम यूज़ कर सकते, यानी ये करली ब्रैकेट जो है वो सेट की नोटेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें सेट ऑफ पेट्स, पेट्स क्या होते हैं, पालतू जानवर, और पालतू जानवरों के लिए सपोज ये सेट है, हमने लिखा है कौ हॉर्स गोट और ये अप टू सो ऑन, यानी कि ऐसे वो सारे मेंबर्स जो हमारे पास पालतू होते हैं उनको लिखते हैं। सिंबॉलिकली वी कैन राइट द मेंबर्स ऑफ द सेट एज सिंबल्स में, अगर हम इसके सेट के मेंबर्स को लिखना चाहें तो हम कैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स की सिंबल में। कौ बिलोंग्स टू ए, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, रीड एज कौ इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ये जो हमारे पास ई और यहाँ पे ये ख़त्म कर देते हैं, इसका मतलब ये वैसे ग्रीक लेटर है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या कहेंगे, कौ बिलोंग्स टू ए या कौ इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब देखिए कि कौ इस सेट ए का एलिमेंट है। इसी तरह गोट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, रीड एज गोट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड सो ऑन। तो गोट भी सेट का एलिमेंट है, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे कि गोट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब दोबारा ये एग्जांपल लिखी गई है, यहाँ पे देखिए नो एग्जाम्पल वेदर अ ट्री इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो ट्री है वो सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो ट्री दरख्त ऑब्वियस सी बात है कि वो पालतू जानवरों में नहीं आता, तो वो इस सेट का ये एलिमेंट नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका, नोट अ ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। जो ट्री है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब मैथमेटिक्स की सिंबल में इसको कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट सिंबॉलिकली एज, तो इस स्टेट को सिंबॉलिकली स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे कि ट्री डज नॉट बिलोंग टू ए। ट्री डज नॉट बिलोंग टू ए, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ट्री इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, के या तो ट्री ए सेट का
एलिमेंट नहीं है। या हम इसको पढ़ लेते हैं कि ट्री डज नॉट बिलोंग टू ए। द सिंबल, ये जो ई टाइप ये सिंबल है जो इधर से हम काट देते हैं इको, is a Greek letter which used to tell that an object is an element of यानी ये जो सिंबल है ये यूज होता है वो बताने के लिए कि ये जो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एलिमेंट है, और बिलोंग्स टू या बिलोंग कर रहा है उसे, और इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, या उस सेट का कोई मेंबर है। एंड द सिंबल दिस, और ये जो सिंबल लिख के और साथ जो ये स्लैश डाल दी जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, या तो हम इसको कहते हैं कि इसको क्या देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, या इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट, या इसको हम कहते हैं कि ये सेट का वो एलिमेंट नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स आर गिवन बिलो, कुछ हम इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में बात करते हैं जो कुछ कॉमन यूज होते हैं इधर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब ये सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स है हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट डाल के और 1 2 3 4, ये हमारे पास जो सेट है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स, अब सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या आता है, यही जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ 0 अगर शामिल कर दे तो ये हमारे पास ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। आगे है सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर्स का सेट। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, या 2 पे यानी कि 2 का टेबल लेके जाए तो वो पूरा 2 का टेबल उन पे चला जाता है। अब इवन नंबर में आप देखें 2 4 6, अब 2 पे टेबल 2 का चला जाता है, 2 1 आर 2, फिर इसी तरह 4 है, 2 2 आर 4, फिर उसके बाद 6 है, 2 3 आर 6। तो ऐसे सारे नंबर जिन पे 2 का टेबल चला जाता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर। इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स इसके अपोजिट होगा, यानी ऐसे सारे नंबर जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता पूरा उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब देखिए 1 3 5 7, अब ये क्या है, ये ऑड नंबर है क्योंकि 1 2 का टेबल 1 पे भी नहीं जाता। अब 2 का टेबल पूरा ना जाने का मतलब क्या है, या तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा या उससे कम रहेगा। 1 2 का टेबल 1 पे लेके जाए 2 1 आर 2, 1 से ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह 2 का टेबल अगर 3 पे लेके जाए तो 2 1 आर 2, ये 3 से कम है, और लेकर अगर लिखते हैं 2 2 आर 4 तो वो इस 3 से ज़्यादा हो जाता है, यानी या तो इससे कम रहता है और या इससे ज़्यादा हो जाता है, पूरा टेबल उस पर नहीं जाता। उसको हम कहते हैं कि ये ऑड नंबर्स का सेट है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स का सेट होता है, और वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिन पे टेबल लेके जाएं तो स्वाय 1 और उसके अपने नंबर के कोई और टेबल उस पे ना जा रहा हो, वो डिवाइड ना हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल आप देखें 2 पे टेबल लेके जाएं 1 का तो 1 2 आर 2 और ये रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर उसके बाद 2 पे 2 का टेबल लेके जाएं तो 2 1 आर 2, 1 और 2 का टेबल इस पे चला जाता है, इसके अलावा कोई और टेबल इस पे नहीं जाता। इसी तरह 3 पे देखें तो 1 3 आर 3, ये टेबल चला जाता है इसका 1 का, फिर उसके बाद 3 1 आर 3, तो यहाँ 3 का टेबल जाएगा। अब 4 पे देखें तो 1 4 आर 4 के 1 का टेबल चला गया, फिर उसके बाद 2 2 आर 4, 2 का भी टेबल इस पे चला गया, फिर उसके बाद 4 1 आर 4 का भी टेबल चला गया। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? तो आप देखें 2 को अगर आप देखें तो 1 का टेबल सिर्फ जा रहा है, उससे 2 का टेबल जा रहा है, इसके अलावा
कोई नहीं दो टेबल जा रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि 2 ये प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 पे देखें तो ये 1 का टेबल जा रहा है और 3 का टेबल जा रहा है, सिर्फ इसके अलावा कोई और टेबल नहीं जा रहा, तो हम 3 भी कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। लेकिन 4 देखें तो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, यानी 1 और 4 के अलावा 2 का भी चला जाता है, तो ये जो 4 है ये फिर प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सारे नंबर जिन पे सिर्फ 1 और उस नंबर का टेबल जाता है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल 5 पे 1 5 आर 5, 1 का टेबल चला गया, फिर 5 1 आर 5, तो 5 का भी टेबल चला गया, लेकिन इसके अलावा कोई टेबल नहीं जा रहा, तो इसलिए ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। तो सेट जो प्राइम नंबर्स का है या जो नंबर है प्राइम नंबर, हम वो कौन से लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, यानी 1 2 से गिनते जाएं। जो नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 को हम निकाल लेते हैं, 1 से आगे गिनते जाते हैं, तो 1 से आगे ऐसे वो नंबर जिन पे सिर्फ 1 का और उस नंबर का टेबल जा रहा है वो हम इस सेट में लिखते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। आगे है जी, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके हम एलिमेंट्स लिखते हैं जी। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं कि एलिमेंट इस सेट का मेंबर है या नहीं है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर 1 2 3 4 एंड 5, इस सेट के अब एलिमेंट वैसे अगर आप देखें तो क्या है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। We can write them as, हम इनको कैसे लिख सकते हैं जी, कि 1 belongs to A या 1 is the member of the set A, हम यानी इसको क्या पढ़ेंगे कि 1 belongs to A या 1 is the member of the set A। इसको हम क्या कहेंगे कि 2 belongs to A या 2 is the member of the set A। अब इसको क्या कहेंगे जी, 3 belongs to A या 3 is the member of the set A। अब इसी तरह इसको क्या कहेंगे, 4 belongs to A या 4 is the member of the set A। इसी तरह ये क्या होगा, 5 belongs to A या 5 is the member of the set A हम लिखेंगे। इस तरह यानी एलिमेंट्स को लिखते हैं, यानी जो सेट के एलिमेंट्स हो हम ये belongs to डाल के तो हम कहते हैं कि ये इसका मेंबर है। अब इसी तरह बी सेट है जिसमें ये शेप्स हैं, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्राइंगल है, वो स्क्वायर है और सर्कल है। वी कैन राइट देम एज, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल बिलोंग्स टू बी या ट्राइंगल is the member of the set B। इसी तरह हम क्या कहेंगे कि square belongs to B या square is the member of the set B। और फिर क्या होगा कि ये सर्कल जो है, सर्कल भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो सर्कल belongs to B और सर्कल is an element of the set B या सर्कल is the member of the set B। अब एक सी सेट है जिसमें मुख्तलिफ शहरों के बलदान के नाम दिए गए हैं, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। अब ये जो सेट है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सी आर, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, लाहौर है, कराची है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि लाहौर is the element of the set C, के लाहौर इस C का सेट C का एलिमेंट है। फिर कराची is the element of the set C, कि कराची भी इस सेट का एलिमेंट है। फिर सियालकोट is the element of the set C, इस्लामाबाद is the element of the set C। फिर उसके बाद ये फैसलाबाद भी इस सेट का एलिमेंट है। तो इस तरह हम ये डिनोट करेंगे कि लाहौर इज द एलिमेंट ऑफ द सेट सी एंड सो ऑन, इसी तरह सबको डिनोट करते जाएंगे। अब आगे एग्जांपल एक देखते हैं, वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर नॉट, यानी अब ये डिसाइड करना है कि ये सेट
कोई है या नहीं है। तो जब भी हम सेट को डिसाइड करेंगे या सेट के बारे में देखेंगे कि ये सेट है या नहीं है, तो उससे पहले हमें डेफिनेशन पता हो सेट की, कि सेट की डेफिनेशन क्या है। अब ये हमारे पास सेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हमने डिसाइड करना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है। अब पहले ए सेट को देखते हैं। ए सेट क्या है, 1 2 3 4। इससे पहले ए सेट को देखने से पहले कि ए की जो डेफिनेशन है उस पर गौर करते हैं कि ए सेट की डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन में क्या है कि आप कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, यानी कि जो डिस्टिंक्ट या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कलेक्शन है वो सेट है। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। अब पहले चेक करते हैं, ये मुख्तलिफ हैं 1 2 3 4, तो ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि प्रॉपर हमें वाज़ह हो रहा है, हमें ये देखने से सेट देखने से लग रहा है ना ये कोई नंबर दिए हुए हैं, तो ये वेल डिफाइंड भी है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो एक सेट है, वो करली ब्रैकेट भी लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ये एक सेट है। इसी तरह बी देखिए 1 2 2 3। अब इसको चेक करते हैं कि ये सेट है या नहीं है। तो फिर वही डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, कि जो डिस्टिंक्ट हैं या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कलेक्शन है वो सेट है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, मुख्तलिफ। लेकिन इस सेट को देखें तो इसमें 1 2 2 3, तो ये 2 2 जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए जो बी है ये सेट नहीं है। क्यों, इसमें डिस्टिंक्ट की वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मुख्तलिफ नहीं हो रहे, सारे ये 2 2 एक जैसे आ रहे हैं। इसी तरह आप सी सेट देखें, सी देखें KING। अब इसके आगे देखें, फिर वही डेफिनेशन देखें, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो इसके जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो कलेक्शन है वो सेट है। डिस्टिंक्ट की आप डिस्टिंक्ट देखते हैं पहले, तो डिस्टिंक्ट चेक करें तो KING, ये डिस्टिंक्ट है, सारे मुख्तलिफ हैं, तो ये इसकी कलेक्शन ये डिस्टिंक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और वेल डिफाइंड भी हमें पता चलता है कि जो वेल डिफाइंड है, कि ये देखें अगर हम गौर करें तो इंग्लिश का जो वर्ड है किंग, उसके ये लेटर लिखे गए हैं, तो ये वेल डिफाइंड भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, तो ये एक सेट है। अच्छा, इसी तरह ये डी देखें, BALL, अब BALL लिखा हुआ है। अब ये चेक करते हैं कि ये सेट है या नहीं है। तो फिर डेफिनेशन पे चले जाएंगे, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ, लेकिन एल और एल यहाँ पे सेम है, तो इसलिए ये डी जो है वो सेट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। हमारे पास डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड दोनों होने चाहिए, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। इसी तरह आगे द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज। अब ये जो सेट ऑफ ब्रेव बॉयज है, अब ये चेक करते हैं कि ये सेट है या नहीं है। अब कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट इसमें मुख्तलिफ तो होंगे, बहादुर लड़के और कोई, लेकिन वेल डिफाइंड, लेकिन ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड किस तरह नहीं है कि हम बहादुर लड़कों की तो हमने सेट बना लिया, लेकिन हमने उनको आगे मजीद क्लियर नहीं किया कि बहादुर लड़के कौन से हैं, किसी शहर के हैं, किसी गांव के हैं, किसी गली वाले के हैं, हमें नहीं पता, या किसी मुल्क के हैं, तो ये हमने वो वाज़ेह नहीं किया, तो इसलिए वो वेल डिफाइंड ये नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट नहीं है। हाँ, अगर लिखा होता द सेट ऑफ बॉयज ब्रेव बॉयज ऑफ रावलपिंडी, तो फिर हमें पता चल जाता कि रावलपिंडी में जितने बहादुर लड़के हैं उनका जो सेट है, तो फिर ये वेल डिफाइंड हो जाता, फिर सेट हो जाता। लेकिन इस तरह जो लिखा हुआ सेट ऑफ ब्रेव बॉयज, इस तरह कुछ नहीं पता चलता कि बहादुर लड़के किधर के शो हो गया, इसलिए ये सेट नहीं है। आगे द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स, ये पाकिस्तानी सिंगर्स का सेट। अब इसमें देखें तो डिस्टिंक्ट वो सिंगर जाहिर बात है मुख्तलिफ होंगे, पहली बात। और वेल डिफाइंड भी है, हमें पता है कि पाकिस्तानी जो सिंगर हैं उनकी लिस्ट बना लें, अगर उनको कामा डाल के करली ब्रैकेट में लिख ले तो वो सेट बन जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये एक
सेट है, यानी कि सेट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी और वेल डिफाइंड भी। तो ये देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो जो लिखा हुआ है, जो कुछ करली ब्रैकेट में मेंबर्स लिखे हुए हैं वो सेट है या नहीं है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं।